कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शांति देवी है। शांति देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। इस कहानी की दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिसका नाम सीमा है। सीमा एकदम सरल, दयालु और सहनशील महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है रमेश, जो शांति देवी का पुत्र और सीमा का पति है। रमेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन सुबह सुबह जब सीमा रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सीमा, तुमने आज फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हर बार माफी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से न चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगे मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम। लेकिन देखना, मैं तुम्हारी ये चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सीमा चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमेश काम से घर लौटता है और सीमा को उदास देखता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों, पर माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। माँ तो ऐसी ही हैं। तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वो हमेशा मुझ पर शक करती हैं, हमेशा मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं क्यों उनको लगता है मैं हमेशा फिजूल खर्च करती हूँ। मैं जानता हूं सीमा, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं बात करता हूं माँ से। कब तक जी? मैं कब तक ये सब सहूंगी? आखिर मेरी गलती क्या है? रमेश सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सीमा रमेश की बात मान जाती है। उसी रात रमेश अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रमेश बेटा, आ जाओ। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सीमा बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? रमेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा बहुत अच्छी है। वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तुम अब मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ, वो घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे गलत समझ रही हैं। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शांति देवी जब देखती है कि रमेश अपनी बीवी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वो सीमा को किसी तरह फंसाकर रमेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सीमा पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सीमा को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती हैं, अगर इस घर से सीमा चली जाए तो रमेश पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सीमा को किसी तरह बदनाम करना है। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती हैं। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमेश को बुलाती है। ओ रमेश बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। रमेश, घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या? घर की चीजें गायब हो गई हैं माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा, पर कुछ चीजें नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रखकर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई हैं, पर जो चीजें चोरी हुई हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की हैं। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही रमेश थोड़ी नाराजगी भरे आवाज में कहता है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपने पत्नी के बारे में सुन रमेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वो अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। रमेश सीमा से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना जी, क्या बात करनी है आपको? सीमा, माँ कह रही हैं कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? माँ को इस बारे में शक है कि शायद वो चीजें तुमने ली हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमेश से इस तरह की बात सुन सीमा रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सीमा, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ रमेश? बस एक इल्जाम? रमेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देख सीमा आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सीमा, मेरी बातों का बुरा मत मानो, मत जाओ, घर छोड़कर रुक जाओ। नहीं रमेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीमा अपना सूटकेस बांधकर अपने मायके चली जाती है। सीमा के मायके जाने के बाद रमेश सीमा को बहुत फोन करता था, पर सीमा उसका कभी जवाब नहीं देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपने मायके में ही रहती है। सीमा के जाने के बाद रमेश और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है। सीमा निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई, अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। शांति देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखना था और इस चीज के लिए वो हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थीं। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सीमा के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रमेश हिम्मत जुटाता है और अपनी माँ से सीमा को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया, आज तो माँ से कह दूंगा, मैं सीमा को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है। माँ, अब बस हो गया, मैं जा रहा हूँ सीमा को घर वापस लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? माँ, सीमा चोरनी नहीं है। आपने बिना मतलब मेरी सीमा पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? माँ, आपको जो सोचना है सोचो, मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। रमेश आखिरकार सीमा को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सीमा के मायके जाता है। सीमा, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। प्लीज घर वापस चलो। रमेश, मैंने आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद से ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। सीमा, मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे माफ कर दो। घर बिना तुम्हारे सूना हो गया है। सीमा थोड़ी देर सोचती है और रमेश को माफ कर देती है। ठीक है रमेश, मैं वापस चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना, बस अब तुम घर वापस चलो। रमेश सीमा के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमेश के आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का ये स्वभाव देख सीमा समझ जाती है अब भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सास के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देख बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वो अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है। कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी, तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत।
फिर कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शांति देवी सोचती है। चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सीमा को आवाज लगाती है। सीमा, जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ माँ जी। शांति देवी के बुलाने पर सीमा फौरन उसके पास जाती है। शांति देवी सीमा को अपनी धौंस दिखाने के लिए कड़क आवाज में कहती है। अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुन सीमा भी कड़क आवाज में कहती है। माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी। सीमा से इस तरह का जवाब सुन शांति देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है। अब समय है कोई योजना बनाकर इसे यहाँ से भगाने की। फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे शांति देवी सोचती हैं। चलो, अब बहुत दिन रह ली मेरी बहू, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ गया है। शांति देवी अपने गहनों का डिब्बा उठाकर उसे छुपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, परंतु सीमा इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सीमा ये देख फौरन रमेश को फोन कर घर जल्दी आने बोलती है। शाम को जब रमेश घर आता है तो सीमा रमेश से कहती है। आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप मैं जो बोलूंगी वो करोगे, ये वादा करो। हाँ, वादा करता हूँ। बोलो क्या करना है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने गहनों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते देखा है। देखना, कल माँ जी मुझ पर पक्का उनके चोरी होने का इल्जाम लगाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने गहनों की चोरी वाली बात आपको बोले तो मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलोगे। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, चल क्या रहा है, साफ साफ कहो। सीमा उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शांति देवी अपने नाटक का आरंभ करती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, मैं तो लुट गई। किसी ने मेरा गहनों का डिब्बा चुरा लिया। शांति देवी फौरन अपने बेटे को आवाज देती है। रमेश, अरे ओ रमेश, कहाँ हो बेटा? जल्दी यहाँ आओ। रमेश फौरन अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाता है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखा बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना, तेरे इस चौरनी बीवी को वापस लाने। देखा, इसके आते ही मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शांति देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी रमेश को सुना रही होती है, तभी वहां सीमा भी पहुंच जाती है। सीमा को देखते ही शांति देवी बड़े तीखे स्वर में कहती है। देखो देखो, आ गई चोरनी। अपनी माँ से ये बातें सुन फौरन रमेश बोलता है। माँ, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ बेटा, फौरन अपने इस बीवी को पुलिस को पकड़वा दो। नहीं माँ, सीमा चोर नहीं है, चोर कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, सीमा चोर नहीं है तो कौन है? माँ, मैंने घर में चोर कैमरे लगा दिए हैं ताकि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शांति देवी कैमरे की बात सुन डर जाती है। कैमरा? तुमने कब घर में कैमरा लगा दिया? माँ जी, उसे कैमरा नहीं सीसीटीवी कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और सीसीटीवी में देख असली चोर को पकड़ लेगी। शांति देवी सीसीटीवी की बात सुन डर जाती है और डर के मारे सारी बातें रमेश को बता देती हैं। मुझे माफ कर दो रमेश बेटा, पुलिस को मत बुलाओ। मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बस सीमा बहू को फंसाना चाहती थी। अपनी माँ से सारी हकीकत सुन रमेश अपनी माँ से कहता है। माँ, आपकी लालच की चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, इस बार मैं अन्याय नहीं सहने वाली हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। शांति देवी के इतना गिड़गिड़ाने पर सीमा रमेश से कहती है। सुनो जी, माँ जी को माफ कर दो। आखिर माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। शांति अपनी बहू की हाँ में हाँ भरती है। बस फिर क्या था, शांति देवी भी सुधर जाती है और सीमा पर लगा इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सीमा और रमेश अपने कमरे में लौट जाते हैं और रमेश भी सीमा से माफी मांगने लगता है। सीमा, मुझे भी माफ कर देना। माँ के कहने पर मैंने तुम पर शक किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस आप माँ जी की बातों के वजह से बहक गए थे। हाँ, पर कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठा सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली। पर अब जब माँ ने अपनी गलती मान ली है तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सीमा के एक आइडिया ने उसकी लालची सास को भी सबक सिखा दिया और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भी गलत साबित कर दिया।
विजयनगर नाम के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। अभी कुछ ही दिनों पहले कृष्णा के पिताजी की मृत्यु हुई थी। कृष्णा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, परंतु पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा ने स्कूल वगैरह जाना छोड़ दिया था। अब वह घर की जिम्मेदारियों को संभालने में व्यस्त हो गया था। कृष्णा के घर में कृष्णा के अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा के घर में केवल कृष्णा, कृष्णा की माँ और उसकी छोटी बहन थी। कृष्णा का यह सोचना था कि घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं होगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी कारण से वह स्कूल छोड़ काम करने लगा था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया करता था और कुछ लकड़ियां घर में जलावन में उपयोग करता था। एक दिन इसी तरह कृष्णा बाजार से लकड़ियां बेचकर घर लौटता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। आ गया बेटा तू, आज ज्यादा समय लगा दिया तूने। हाँ माँ, आज मुझे जंगल से लकड़ियां लाने में थोड़ी ज्यादा देरी हो गई थी और फिर बाजार में बेचने में भी थोड़ा ज्यादा समय लग गया, इसलिए घर भी देर से आया। बेटा तुझे मैं कब से बोलते आ रही हूँ, तू ये काम छोड़ दे और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप तो जानते ही हो कि पिताजी के जाने के बाद घर में केवल आप, मैं और रानी ही हैं। और आप अब काम करने के लिए काफी कमजोर हो और आपकी तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रही है और रानी बहुत छोटी है, तो बचा केवल मैं। हाँ बेटा, पर तू छोड़ दे ये काम, मैं कर लूंगी किसी तरह कुछ और चला लूंगी घर का खर्चा। पर तू छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, आप मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दो। रानी है ना, वो कर रही है ना पढ़ाई, और घर में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। कृष्णा की माँ कृष्णा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कृष्णा उनकी बात नहीं मानता और एक ही बात दोहराता रहता है। माँ, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस आपकी तबीयत का ध्यान रखिए और छोटी की पढ़ाई का ध्यान रखिए। फिर अगली सुबह कृष्णा फिर से अपना काम करने जंगल की ओर निकल जाता है और जाते जाते अपनी छोटी बहन को भी साथ लेता जाता है ताकि उससे स्कूल छोड़ सके। कृष्णा पहले रानी को स्कूल छोड़ता है, फिर वहां से जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। कृष्णा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता है और फिर उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देता है। कृष्णा जब घर वापस लौट रहा था, तभी वह देखता है कुछ लोग एक खेत में काम कर रहे होते हैं और वहां से थोड़ी दूरी पर एक जमींदार बैठा था। ये देखकर कृष्णा ने सोचा कि मैं एक बार जाकर इस जमींदार से बात करके देखता हूँ, शायद मुझे भी यहाँ काम मिल जाए, तो मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा लकड़ियां काटने। कृष्णा तुरंत जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है। सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? बेटा, यहाँ काम तो बहुत है, पर तुम इस काम के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे घर चलाने के लिए पैसा कमाना ही होगा। कृष्णा उस जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। कृष्णा के इतना समझाने के बाद आखिरकार सेठ मान जाता है। देखो कृष्णा बेटा, मेरा तो बस यही खेतों वाला काम है। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम कर सकते हो। यह सुनकर कृष्णा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी काम करने के लिए हामी भर देता है। सेठ जी, आप बोलो तो मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। कृष्णा का काम करने के लिए उत्साह देख सेठ सोचता है। आज तो मेरे पास ऐसा कोई आसान काम नहीं है जो मैं इस बालक को दे सकूं। एक काम करता हूं, इसे कल से काम करने बुलाता हूं, तब तक इसके लिए कोई आसान काम देख कर रखता हूं। नहीं कृष्णा बेटा, तुम आज रहने दो। तुम एक काम करो, कल से काम करने आ जाना। ठीक है सेठ जी, परंतु क्या मैं यहाँ रुककर खेतों का काम सीख सकता हूँ? ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। यहाँ से ही कृष्णा की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। सेठ के यहाँ से निकलकर जब कृष्णा घर की ओर जा रहा होता है, तभी कृष्णा सोचता है। सेठ जी ने तो मुझे आज काम करने नहीं दिया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के बाद जब सब चले जाएंगे, तब मैं खेतों पर काम करना शुरू कर दूंगा। आखिर मुझे जो काम कल से करना है, उसको मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद धीरे धीरे सारे मजदूर और सेठ वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था, कृष्णा फौरन कुदाल उठाता है और खेतों पर काम करना शुरू कर देता है।
यहाँ कृष्णा काम करने में इतना व्यस्त होता है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता है और वहाँ उसके घर पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। आज कृष्णा को कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। अब तक तो उससे आ जाना चाहिए था। आने दो उसे, आज उसका जंगल जाना छुड़वा दूंगी। कृष्णा खेतों से काम कर शाम को थोड़ा ज्यादा ही लेट घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आ गया तू? तुझे मैं पहले ही मना कर रही थी, छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर। इतना लेट घर आएगा, समय पर खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर बीमार हो जाएगा तो किस काम की यह कमाई। माँ को इतना परेशान देख कृष्णा कहता है, माँ, अब तुमको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तुम स्कूल जाना शुरू करने वाले हो क्या? नहीं माँ, मुझे अब जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पास के ही खेत पर काम मिल गया है। अब से मैं लेट भी नहीं आऊंगा और पैसे भी थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। कृष्णा से यह सुन उसकी माँ को थोड़ा दिलासा तो मिलता है, पर फिर भी वह कृष्णा को काम करने से मना करती है। बेटा वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मेरा एक ही कहना है, हो सके तो तुम काम करना छोड़ दो और स्कूल जाने लगो। माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और रानी छोटी है। अब आप ही बताओ कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा। माँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं अब इतना समझदार हो गया हूँ कि घर का ध्यान रख सकता हूँ। अगली सुबह कृष्णा रोज की तरह खेतों पर काम करने निकल जाता है और जाने से पहले कृष्णा रानी को स्कूल छोड़ता है। फिर वहां से खेत पर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ कृष्णा बेटा, आ गए तुम। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा तुमने कल बाकी लोगों को इतनी मेहनत करते देखा है, शायद घबरा गए रहोगे। नहीं सेठ जी, मुझे अब कोई काम डरा नहीं सकता। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें निभाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है कृष्णा बेटा, आज के जमाने में कुछ लोग शादी के बाद भी अपने माँ बाप के भरोसे रहते हैं, और एक तुम हो। तुमने तो मेरा दिल छू लिया। हाँ सेठ जी, चलिए अब मुझे भी कुछ काम दीजिए। कृष्णा का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी देख सेठ सोचता है। इस लड़के में अपने परिवार के प्रति इतना समर्पण है कि यदि इसे मैं यहां काम नहीं दूंगा तो ये किसी और के वहां काम करने चला जाएगा। एक काम करता हूं फिलहाल के लिए, इसे वो छोटे वाले खेत में काम करने भेज देता हूं। बेटा, एक काम करो, तुम जाकर मेरे आम के पेड़ वाली जमीन पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है सेठ जी। कृष्णा फटाफट पास में पड़े कुदाल को लेता है और सेठ के बताए खेत पर काम करने निकल जाता है। कृष्णा सेठ के बताए खेत पर पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा की एक आदत थी, वह हर काम को बहुत दिल लगा के करता था और बड़ी जिम्मेदारी से करता था, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम। देखते ही देखते थोड़ी देर में कृष्णा पूरा खेत जोत देता है। चलो यहाँ का तो काम हो गया। अब सेठ जी से मिल दूसरे खेत पर काम करने चला जाता हूँ। सेठ जी, उस खेत का काम पूरा हो गया। अब कौन से खेत पर जाकर काम करूँ मैं? कृष्णा से यह बात सुन सेठ चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? उस खेत का काम हो गया? हाँ सेठ जी, वो खेत तो काम के हिसाब से बहुत छोटा था, तो जल्दी हो गया। अब कहाँ जाऊं मैं? बेटा, आज के लिए बहुत हो गया। तुम्हारे उम्र के हिसाब से आज तुमने बहुत काम कर लिया है। अब घर जाओ और आराम करो। सेठ से यह बात सुन कृष्णा कहता है। नहीं सेठ जी, अभी तो बहुत काम बचा है। आप बोलिए ना कहाँ काम करना है। नहीं कृष्णा बेटा, आज के लिए दूसरा कोई काम नहीं बचा है। सेठ के बहुत समझाने के बाद भी कृष्णा नहीं मानता। ठीक है बेटा, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, बोलिए क्या करना है। बेटा, काम जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछिए सेठ जी, क्या जानना चाहते हो आप? तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है? 8वीं तक पढ़ा हूं मैं और 9वीं में दाखिला हुआ था, पर जा नहीं पाया। फिर तो तुम्हारा गणित बहुत तेज होगा। हाँ सेठ जी, गणित तो मेरा पसंदीदा विषय था। उसमें तो मैं पूरे वर्ग में अव्वल आता था। क्या बात है, फिर तो जोड़ घटाना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होगा। जी सेठ जी। तो आज से तुम मेरे खेतों पर काम नहीं करोगे? सेठ से यह सुन कृष्णा चौंक जाता है और सेठ से पूछता है। क्यों सेठ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो। नहीं कृष्णा बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, और मैं तुम्हें केवल खेतों में काम करने से मना कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और काम है। कुछ और काम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। देखो बेटा, तुम्हें काम की जरूरत है और तुम्हें हिसाब किताब भी आता है, तो एक काम करो, तुम मेरे यहां मजदूरों की तनख्वाह और दूसरी जरूरतों का हिसाब रखने का काम करो। ठीक है, मुझे चलेगा सेठ जी। फिर सोचना क्या,
चलो लग जाओ काम पर। वहां टेबल पर पड़ी है हिसाब की किताब। कृष्णा सेठ की बात मान सेठ के यहाँ हिसाब रखने का काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा सेठ के यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी का हिसाब लगाकर सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी ये लीजिए, मैंने सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी के चीजों का सारा हिसाब कर दिया है। एक बार आप भी देख लीजिए। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी? तुम तो बहुत तेज हो। रुको, एक बार मैं भी देख लेता हूं। सेठ हिसाब चेक करता है और जब वो देखता है कि सारा हिसाब एकदम सही है तो वह कृष्णा से कहता है। बहुत बढ़िया बेटा, सारा हिसाब एकदम सही है। तुम तो कमाल के लड़के हो, काम में भी तेज और हिसाब किताब में भी। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको बोला था ना, गणित मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। हाँ वो तो है बेटा, पर तुम काम करने में भी बहुत अच्छे हो। हर काम दिल लगाकर करते हो। हाँ सेठ जी, वो ऐसा क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि हमें कोई काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए और जो भी काम मिल जाए उससे पूरे ईमानदारी और दिल लगाकर करना चाहिए। इससे काम में दिल लगा रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। क्या बात है कृष्णा बेटा, क्या खूब बात कही है तुम्हारे पिताजी ने। बेटा आज के लिए बहुत काम हो गया, अब से तुम केवल हिसाब किताब का काम करोगे। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको सही लगे। चलो तो फिर मैं कल आता हूँ। कृष्णा वहां से घर के लिए निकल जाता है। आज कृष्णा कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है। कृष्णा घर पर आते ही अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ वहां आ जाती है और कृष्णा को इतना जल्दी घर पर देख बोलती है। अरे कृष्णा बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए। क्यों, आज काम नहीं था क्या? नहीं माँ, काम तो था, पर मैंने अपना सारा काम कर लिया तो सेठ जी ने मुझे भेज दिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आज जल्दी आ गया घर। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? माँ, अब से मुझे खेत पर मजदूरी का काम नहीं करना होगा, क्योंकि सेठ जी को जब मैंने बोला कि मैं गणित में अच्छा हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब का काम दे दिया है। अब मुझे बस हिसाब किताब का काम करना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हिसाब करता रहेगा तो तुझे दो फायदे होंगे। एक तो तुझे बाकियों की तरह मजदूरों वाला काम नहीं करना होगा और दूसरी की तेरा गणित और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ, मैंने जब आज का हिसाब लगाकर सेठ जी को दिखाया तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। चल अब आज जल्दी आ गया है तो कुछ खा पी कर आराम कर ले। ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इसी तरह अब कृष्णा रोज खेतों पर जाता उस दिन का सारा हिसाब का काम करता और घर जल्दी आने लगा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब सेठ देखते हैं कि कृष्णा घंटों का हिसाब का काम मिनटों में कर देता था और उसका बाकी का समय खेत पर व्यर्थ जा रहा है, तो वो कृष्णा को अपने पास बुलाता है। कृष्णा बेटा जरा यहाँ आना तो। आया सेठ जी। बेटा क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? हाँ बोलिए ना सेठ जी, क्या करना है? बेटा तुम इतनी जल्दी हिसाब का काम कर लेते हो और फिर उसके बाद तो तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं रहता है, तो कल से तुम सुबह स्कूल चले जाया करो और फिर वहां से यहां आ जाना। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और तुम काम भी करते रहोगे। पर सेठ जी। परवर कुछ नहीं, और तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे स्कूल की पूरी फीस भी मैं भर दूंगा और काम तुम चाहे जितनी भी देर करो, पैसे मैं तुम्हें पूरे दिन के दूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ो। सेठ जी से इतनी मदद मिलता देख कृष्णा सेठ का धन्यवाद करने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद किस बात का बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे अंदर जो हुनर है उसको मैं ऐसे व्यर्थ होता नहीं देख सकता। चलो ऐसे भी तुमने आज का अपना काम पूरा कर लिया है, अब घर जाओ और आराम करो और याद रहे कल से पहले स्कूल जाओगे फिर यहां आओगे। ठीक है सेठ जी। कृष्णा ये बात अपनी माँ को बताने भागता भागता घर जाता है। माँ जल्दी से यहाँ आओ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। बोलो कृष्णा बेटा, क्या खुशखबरी है जो तुमने मुझे इतनी जोर से आवाज लगाई? माँ, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरी इच्छा? मेरी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बेटा, जरा साफ साफ बताना तो। सोचो सोचो माँ, आप मुझे हर रोज इसी बात के लिए कहती रहती हो। मेरी तो सबसे बड़ी एक ही इच्छा है कि तू काम छोड़ स्कूल जाना शुरू कर दे बस। यही माँ, आपकी यही इच्छा पूरी होने वाली है। क्या कहा बेटा? तू स्कूल जाना शुरू करने वाला है, इसका मतलब अब तू काम करने नहीं जाएगा? नहीं माँ, मैं काम पर भी जाऊंगा और स्कूल भी। कैसे बेटा? अगर तू स्कूल जाएगा तो तू काम पर कैसे जाएगा? माँ, इसका हल सेठ जी से मिला है। सेठ जी ने कहा
कि कल से मुझे पहले स्कूल जाना होगा और फिर स्कूल से खेत पर आना होगा, और उन्होंने कहा कि स्कूल की पूरी फीस भी वहीं भरेंगे। क्या बात है, तुम्हारे सेठ जी तो बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें उनका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। आज के समय पर किसी की कोई इतनी मदद कहाँ करता है जितनी मदद सेठ जी कर रहे हैं। हाँ माँ, पर इसमें बहुत बड़ा हाथ पिताजी के सीख का भी है। सेठ जी को मुझ में मेरे काम के प्रति समर्पण और मेरी मेहनत को देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है। इस तरह कृष्णा की अपने काम के प्रति मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसको अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। अब कृष्णा रोज सुबह अपनी छोटी बहन के साथ साथ स्कूल जाता और फिर स्कूल से आने के बाद सेठ के यहाँ हिसाब किताब का काम करने जाता था। दोस्तों, इस तरह कृष्णा की मेहनत ने कृष्णा की जिंदगी बदलने में मदद की। अब कृष्णा स्कूल भी जा पाता था और काम कर अपने घर का पालन पोषण भी कर पा रहा था। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।